उत्तर भारत में प्रचंड ठंड का कहर जारी। दिल्ली, यूपी, पंजाब समेत राजस्थान में भी ठंड से ठिठुरे लोग। बारिश और शीतलहर के साथ गलन ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हरियाणा दौरा। पंचकुला में रोड शो के जरिए करेंगे बीजेपी का चुनावी शंखनाद। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार होगी रणनीति। ईडी गठबंधन में कल से शुरू होगी सीट शेयरिंग पर बात। बंगाल, यूपी में सीट शेयरिंग पर फंस सकता है पेच। आप और जेडीयू के साथ पहले सीट शेयरिंग पर होगी बात। महादेव बेटिंग ऐप मामले में ईडी की चार्जशीट में पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम शामिल। ईडी की चार्जशीट में हुआ बड़ा खुलासा। भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए जाने का दावा। हाईजैक, एमवी लीलन और फैक में सवार सभी 15 भारतीय रेस्क्यू नेवी मॉर्कोश कमांडो के ऑपरेशन का वीडियो आया सामने। यान वापी मामले में आज अहम फैसला। वजूखाने को लेकर मुस्लिम पक्ष ने जताई थी आपत्ति। एएसआई ने भी जिला कोर्ट से मांगा था 4 हफ्ते का समय। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका देश की बात में। रुक करते हैं अहम खबरों की ओर, जहां पर आपको बता दें यहाँ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हरियाणा दौरा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हरियाणा दौरा। पंचकुला में जेपी नड्डा करेंगे रोड शो। पंचकुला में जेपी नड्डा रोड शो करेंगे। रोड शो के जरिए बीजेपी का चुनावी शंखनाद करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार की जाएगी रणनीति। रोड शो के जरिए बीजेपी का चुनावी शंखनाद करेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार होगी रणनीति। अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज हरियाणा दौरा है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा दौरे पर है, जहां पर आज से लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष शंखनाद करते नजर आएंगे। रोड शो के जरिए बीजेपी का चुनावी शंखनाद होगा। हम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा के दौरे पर है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष एक रोड शो भी करते नजर आएंगे। पंचकुला में जेपी नड्डा एक रोड शो करेंगे। वहीं रोड शो के जरिए बीजेपी का चुनावी शंखनाद करेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। देखा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उससे पहले कई तैयारियां बीजेपी की ओर से की जा रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा पहुंच रहे हैं, जहां पर वो पंचकुला में एक रोड शो करेंगे। एक विशाल रोड शो करे जाने की बात सामने आ रही है। इससे बीजेपी का चुनावी शंखनाद भी माना जा रहा है। बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष एक रोड शो करेंगे, जिसके बाद बीजेपी का चुनावी शंखनाद होता नजर आएगा। तो इसी खबर पर अतिरिक्त जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जुड़े हुए हैं। विनोद जी, देखा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उससे पहले बीजेपी चुनावी शंखनाद करती नजर आ रही है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय अध्यक्ष रोड शो भी करेंगे पंचकुला में। जी बिल्कुल, देखिए आज जो रोड शो होने जा रहा है जेपी नड्डा का, क्योंकि 2 दिवसीय दौरा है जेपी नड्डा का, दूसरा दिन है। और दूसरे दिन में आज दौरा करने जो रोड शो करने जा रहे हैं, लगभग 4:30 बजे 2 किलोमीटर का दौरा होगा। ये कह लीजिए वाकई में शंखनाद है लोकसभा चुनाव का। और शंखनाद के साथ साथ ये कह लीजिए सेमीफाइनल है लोकसभा चुनाव का। उससे पहले उसके बाद होने हैं विधानसभा चुनाव हरियाणा के अंदर। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के अंदर सेमीफाइनल के तौर पर बीजेपी देख रही है अपने आप को, और यही कारण रोड शो होगा। रोड शो में पूरा जन समुदाय के साथ साथ पूरे जो 10 लोकसभा जो सीटें हैं हरियाणा के अंदर, उनको जीतने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। जितने भी लोग, जो 9 सांसद है, सभी शामिल होंगे। खुद मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर साथ उनके साथ रहेंगे। और जी, अनम्यूट कर लीजिए विनोद जी। से आज रोड शो होने जा रहा है हरियाणा के पंचकुला के अंदर। 2 किलोमीटर का रोड शो होगा। 2 सेक्टर 2 से लेकर जो विश्राम गृह है, पीडब्ल्यूडी है गेस्ट हाउस, वहां तक ये रोड शो होगा। और खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पे होंगे। बात कर लीजिए रोड शो की, तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के पहले
लोकसभा चुनाव होने वाले, उससे पहले हरियाणा के अंदर, उसके बाद होंगे विधानसभा चुनाव। तो अपने आप को सेमीफाइनल के तौर पर लोकसभा में देख रही है, और 10 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा की सीटें हैं हरियाणा के अंदर को जीतने जी। की कोशिश करेगी, जिससे कि लोकसभा कह लीजिए कि प्रधानमंत्री ये दोबारा भारतीय जनता पार्टी का दोबारा आने का जो मौका केंद्र में बन जाए। उसी को देखते हुए पहला शंखनाद जो है हरियाणा के अंदर खुद जेपी नड्डा जो है अध्यक्ष बीजेपी वो करने जा रहे हैं। वो सभी जो 9 सांसद है हरियाणा के, वो सभी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और साथ ही विनोद जी, देखा जाए तो जिस तरीके से एक रोड शो करके, जैसे कि आपने भी बताया कि 2 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उसके बाद कहीं ना कहीं चुनावी शंखनाद बताया जा रहा है। साथ ही देखा जाए तो क्या जेपी नड्डा कोई और कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे होंगे जिसमें शामिल हो सकते हैं? क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है और उसके बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक कड़ी रणनीति बनाती हुई नजर आ रही होगी। बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से 2 दिवसीय दौरा जेपी नड्डा का पंचकुला के अंदर है, ये कह लीजिए हरियाणा के अंदर है, जी। तो कहीं ना कहीं एक रणनीति बनाई गई है। कल सभी सांसद, खुद मुख्यमंत्री ने भी मुलाकात की, सभी जो खुद जो अध्यक्ष नए बनाए हैं नायब सिंह सैनी हरियाणा के, उन्होंने सभी कोर कमेटी के मेंबरों के साथ साथ सभी जो जितने 22 जिले हैं उनके सभी अध्यक्षों के साथ मीटिंग की, और एक रणनीति बनाई है कि लोकसभा चुनाव को कैसे जीता जाए, और किस तरह से जो कह लीजिए संपर्क अभियान हरियाणा के अंदर चलाया गया कि आम जनता तक जो सुविधाएं सरकार की पहुंच रही है, उनको एक संकल्प यात्रा निकाली गई है। उसके जरिए भी लोकसभा के साथ साथ विधानसभा जो है चुनाव को जीतने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की है। और कहीं ना कहीं जो पहला शंखनाद जो खुद जेपी नड्डा हरियाणा के अंदर करने जा रहे हैं, उसके बाद खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों का जो है आना जाना यहाँ लगा रहेगा। जल्द ही केंद्रीय मंत्री का भी जो है जी। आना जाना हरियाणा के अंदर होगा। और एक जो सूचना हमें मिल रही है सूत्रों से बात करें तो शायद हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा हरियाणा के अंदर जल्द हो सकता है। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के साथ साथ हरियाणा में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के भी कहीं ना कहीं बीजेपी सक्रिय नजर आ रही है। और साथ ही देखा जाए तो इसी कड़ी में प्रधानमंत्री के आने की बात भी सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका अतिरिक्त जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी हरियाणा में चुनावी शंखनाद करते नजर आ रही है, जहां पर आने वाले लोकसभा चुनाव को कहीं ना कहीं हरियाणा का सेमीफाइनल बताया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं हरियाणा में। वही जानकारी सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि हो सकता है कि कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री भी हरियाणा दौरे पर आए। और यहां रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बताते, जहां पर प्रदेश में बारिश और गलन ने बढ़ाई मुश्किलें। नोएडा से लखनऊ तक ठंड से कांपे लोग। कई शहरों में घने कोहरे के साथ शीतलहर। नोएडा से लखनऊ तक ठंड से कांपे लोग। कई शहरों में घने कोहरे के साथ शीतलहर की चेतावनी भी जारी की गई। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक पहुंचा। कई शहरों में घने कोहरे के साथ शीतलहर की चेतावनी भी जारी की गई। वहीं कई जिलों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक पहुंचा। मौसम विभाग ने 9 जनवरी तक जारी किया अलर्ट। नोएडा से लखनऊ तक ठंड से कांपे लोग। कई शहरों में घने कोहरे के साथ शीतलहर की चेतावनी भी जारी की गई। वहीं मौसम विभाग ने 9 जनवरी तक बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार 9 जनवरी तक मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। ठिठुरन के बीच लोगों ने अलाव का सहारा लिया। कई जिलों में न्यूनतम तापमान करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है।
तो इसी खबर पर अतिरिक्त जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता भरत सेठी, वाराणसी से संवाददाता विकी डे और दिल्ली से संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं प्रवेश, आपसे जानना चाहेंगे कि राजधानी दिल्ली के क्या हाल हैं। जैसा कि देखा जाए 9 जनवरी तक मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है, क्या दिल्ली में भी बारिश की संभावना देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, पिछले 2 दिन से लगातार दिल्ली में बादल छाए हुए हैं और कल तो आलम ये था कि दिन में ही रात हो गई थी और इतनी बर्फीली हवाएं चल रही है कि दिल्ली वासियों की बात करें तो विशेष तौर पर जो है ठंड से बुरा हाल है। और तापमान की बात करें तो दिल्ली का तापमान 6 और 7 के बीच में चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो है मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी दी गई है उसमें अभी 2 से 3 दिन इसी तरीके से दिल्ली का मौसम बना रहेगा। और सबसे हैरान करने वाली बात है कि जिस तरीके से बर्फीली हवाएं चल रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को ठंड का और ज्यादा सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो ठंड है साफ तौर पर मैं बता दूं हड्डियां गलाने वाली सर्दी है। इसमें विशेष रूप से जो बुजुर्ग लोग हैं उसके लिए डॉक्टरों ने कई विशेष सलाह दी है, जिसमें उनको बताया गया है कि अगर वो हार्ट पेशेंट है या ब्लड प्रेशर के पेशेंट है या शुगर पेशेंट है वो विशेष ध्यान रखे, क्योंकि सर्दियों में अमूमन लोगों को घर में रहना पड़ता है और ज्यादा चहल पहल नहीं हो पाती है, जिस कारण उनका जो है स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। और उस वजह से कई बार हमने देखा है कि हार्ट अटैक के जो पेशेंट है वो दिल्ली में विशेष रूप से मैं बता दूं उसमें कहीं ना कहीं इजाफा दिखाई दे रहा है और सर्दी में लोग ज्यादातर जो है घरों में ही दुबके हुए हैं। जी बिल्कुल, देखा जाए जिस तरीके से सर्दी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं लोग भी बढ़ती सर्दी से परेशान नजर आ रहे हैं। रुक कर लेते हैं भरत आपका, देखा जाए तो राजधानी लखनऊ में किस प्रकार का मौसम देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल, अगर बात करें पिछले एक हफ्ते की लगातार जो तापमान में गिरावट देखने को मिली और गलन वाली जो ठंड है जिससे लोगों को फिलहाल अभी राहत नहीं मिली और आने वाले समय भी मौसम विभाग में जानकारी उपलब्ध हुई है कि राहत नहीं मिलेगी। अगर आज की बात करें लखनऊ में कल रात से ही बादल छाए हुए थे और कल सुबह भी थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, लेकिन आज की अगर बात करते हैं सुबह से ही लखनऊ के अधिकतर क्षेत्रों में बारिश हो रही है। अभी भी जहाँ पे मौजूद हूँ वहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है। इससे पहले बारिश थी, इससे निश्चित तौर पर जिस तरीके से बारिश है और इससे ठंड बढ़ने के जो आसार है वो साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो तमाम जगह प्रशासन के द्वारा तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जिस तरह के शेल्टर होम बनाए गए हैं वहाँ पे भी अभी लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुछ लोग मजबूर हैं सड़क किनारे सोने के लिए। तमाम इंतजाम तो किए गए हैं कहीं, लेकिन ठंड ने लोगों की जो घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, घरों में रहने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया। इस तरह की ठंड पड़ी और आने वाले दिनों में साफ तौर पर ये कहा गया है मौसम वैज्ञानिक द्वारा, मौसम विभाग द्वारा, जिस तरीके से अभी मौसम है और ठंड का सामना करना पड़ सकता है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से बारिश हो रही है आने वाले समय में 2 से 3 दिन और बारिश के जो आसार है वो बताए गए, जिससे राजधानी वासियों को फिलहाल इससे राहत मिलने वाली नहीं है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार चेतावनी भी जारी कर रहा है उसके बाद भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी ठंड से राहत तो लोगों को नहीं मिलने वाली है। विकी आपका रुख करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि वाराणसी में किस प्रकार का मौसम देखा जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी भी एक और जारी कर रखी है। बिल्कुल अवंतिका, आपको बता दें कि मौसम विभाग के द्वारा जो आगामी 9 तारीख तक जो है बारिश की चेतावनी दिया गया है, लेकिन आपको बता दें वाराणसी में कल शाम से ही बारिश की शुरुआत हो चुकी है और जिसके बाद जो है गलन इतना बढ़ गया, ठिठुरन के साथ जो है कोहरे की चादर से एकदम पूरे कोहरा सुबह से ओस गिर रहा है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी जारी किया गया आदेश कि जब बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। जो सुबह लोग टहलने निकलते हैं उनको सख्त मना किया गया है, खास तौर पे जो बुजुर्ग हो गए, बच्चे हो गए। स्कूल तो हालांकि बंद कर दिया गया है ठंड के चलते, लेकिन आपको बात करें कल जो बारिश हुई है और आज सुबह से ही बारिश आज सुबह भी हुई है और जिसके बाद जो है शीतलहर चल रही है और ठिठुरन काफी बढ़ा दी है। लोगों को जो हार गलाने वाली ठंड अब धीरे धीरे जो है बढ़ता चला जा रहा है और आने वाले जो 9 तारीख तक अगर बारिश की चेतावनी दिया गया है इससे ठंड और काफी बढ़ेगी। जी आपने बताया कि वाराणसी में बारिश अभी देखी जा रही है तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ठंड और बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने 9 जनवरी तक बारिश की चेतावनी जारी की है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूपी के तमाम जिलों में बारिश देखी भी जा रही है और वहीं राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में भी ठंड अपने चरम पर है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां पर लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी। चुनाव से पहले बीजेपी ने सभी मोर्चों को अभियान में लगाया।
बीजेपी के सभी मोर्चे करेंगे दो राष्ट्रीय स्तर के अधिवेशन। अलग अलग तारीखों में अलग अलग राज्यों में होंगे अधिवेशन। बीजेपी जल्द घोषित करेगी अधिवेशनों की तारीख। वहीं जानकारी के अनुसार अधिवेशन में जुटाने होंगे करीब 25,000 से ज्यादा लोग। सामाजिक समीकरण दुरुस्त करने में जुटी बीजेपी। महिला और युवा वोटरों पर भी बीजेपी की खास नजर। चुनाव की तैयारी में जुटेंगे बीजेपी के सभी 7 मोर्चे। तो इसी खबर पर लखनऊ से हमारे संवाददाता भरत सेठी जुड़े हुए हैं। भरत, देखा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए पहले से ही बीजेपी कई तरह की तैयारियां कर रही है, जहां पर अपने सभी मोर्चों को कहीं ना कहीं डटे रहने की बात भी सामने आ रही है। बीजेपी अपने सभी मोर्चों को करीब दो राष्ट्रीय अधिवेशन करने की बात सामने आ रही है। इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? देखिए, लोकसभा का चुनाव है जिसको लेकर बीजेपी पहले से ही कमर कस चुकी है और लगातार प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी की तरफ आकर्षित कर सके और जानकारी जो भी किया है बीजेपी ने कार्यकाल में अपनी, वो सब जानकारी उपलब्ध करवा पाए। इसको लेकर तमाम जगह की लेकर अभी यात्राएं निकाली जा रही है, लेकिन अब अधिवेशन के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। सामाजिक समीकरण को दुरुस्त करने के लिए बीजेपी ने घोषणा करी है कि जिस तरीके से लोगों को जोड़ा जाए, जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी कि महिला और युवा वोटर को किस तरीके से अपनी तरफ लाया जाए, वोट की संख्या को बढ़ाया जाए। तमाम मोर्चों पर काम करने के लिए बीजेपी ने एक बार फिर कमर कस ली और अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है। 7 मोर्चों पर उसको 14 अधिवेशन करने की जिम्मेदारी दी गई है, जहां पर अधिवेशन ये भी कहा गया है कि लगभग 25,000 से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। फिलहाल बीजेपी तमाम तरीके का प्रयास कर रही है कि इलेक्शंस को लेकर तमाम वर्गों को लेकर साथ देना चाह रही है, चाहे ओबीसी हो चाहे महिला वर्ग हो, तमाम वर्गों को लेकर साथ में अब अपने साथ करना चाह रही है कि जो 2024 जनवरी में जो 2024 है उसमें चुनाव अब जनवरी चल रही है, बेहद नजदीक है दिन चुनाव के। अब वो जब भी चुनाव तारीख आ जाए तो चुनाव होना, उससे पहले तमाम अपने जो कमजोर कड़ी जिसको लग रही है बीजेपी को कि जो कड़ी हमारी कमजोर है, उस पर अब बीजेपी ने काम करना शुरू कर दिया। फिलहाल अलग अलग तारीखों में अलग अलग राज्यों में अधिवेशन होंगे, जो अभी निर्धारित डेट हो जाएगी। अभी फिलहाल अधिवेशनों की जो डेट है वो निर्धारित नहीं हुई है। चुनाव से पहले बीजेपी ने सभी मोर्चों को एक साथ काम करने पर लगा दिया है। अब अधिवेशन के जरिए 25 से 30,000 लोग पर जितने भी अधिवेशन होंगे उसमें लोगों को जोड़ा जाएगा। अपने जो को अपने आप को मजबूत करने के लिए बीजेपी लगातार पहले से ही प्रयास कर रही है। अब महिला और युवा वोटरों पर भी बीजेपी की खास नजर है। ये जो वोटर्स हैं, ये एक उनकी जो संख्या है वो ज्यादा है। अगर ये महिला वोटर्स और युवा वोटर्स बीजेपी के साथ में आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर इनके वोट बैंक में इजाफा होगा। जी बिल्कुल भरत, देखा जाए कि जैसे कि आपने भी जानकारी दी कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपने महिला और युवा वोटर्स पर कहीं ना कहीं खास ध्यान रखेगी और उनका खास ख्याल रखती भी नजर आएगी। क्या कुछ ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अपने महिला वोटर्स और युवा वोटर्स को लुभाने के लिए बीजेपी किसी खास प्रकार की रणनीति का भी इस्तेमाल कर सकती है? लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी तमाम तरीकों की रणनीति बनाती है, लेकिन ये बहुत बड़ा चुनाव है, इस पर भी जो नीति है वो बीजेपी ने तैयार कर दी है कि किस तरीके से युवाओं को जोड़ना है। अब ये भी एक जो जानकारी मिल रही थी घर घर जाकर युवाओं को जोड़ने की, जो बीजेपी के जो छोटे छोटे कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो प्रयास करेंगे कि जो उपलब्धियां हैं बीजेपी की, उन उपलब्धियों को बताएंगे किस तरीके से बीजेपी ने 10 साल के कार्यकाल में क्या किया। युवाओं को लेकर सोशल मीडिया पर भी तमाम तरीकों से एक अभियान चलाएगी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी उनको जानकारी दी जाए, युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। 2024 का चुनाव एक मेन चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। तमाम तरीके की, चाहे वो जो बात करें उत्तर प्रदेश की सरकार, अगर यूपी की बात कर ले, तो चाहे बीजेपी की बात कर ले, बीजेपी उत्तर प्रदेश की केंद्र सरकार की बात करें, तमाम लोगों पर एक साथ काम, डबल इंजन की सरकार एक साथ काम करके युवाओं को और महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करेगी कि किस तरीके से बीजेपी को बेहतर वोट मिले और वोट बैंक में आंकड़ा ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने को मिले। लेकिन निश्चित तौर पर जो युवाओं की जो संख्या है वो बेहद ज्यादा है। अगर बात करें जो नव युवक है पहली बार जो वोट देंगे उनकी संख्या में भी जो ग्राफ है उसको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से लोगों को जानकारी बीजेपी उपलब्ध करवाएगी, किस तरीके से बीजेपी जोड़ने का उन युवाओं के साथ काम करेगी। वक्त कम है, काम ज्यादा है, इस कड़ी में तमाम तरीकों से मोर्चों का जो अब किया जा रहा है, अब जो अभियान स्टार्ट करने जा रही है मोर्चों के द्वारा अधिवेशनों का, तो निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को लाभ मिलता हुआ नजर आएगा और बीजेपी अपने वोट बैंक को भी साफ तौर पर बढ़ा सकेगी।
बिल्कुल भरत, देखा जाए तो जिस तरीके से अब कुछ ही वक्त रह गया है लोकसभा चुनाव में, उससे पहले बीजेपी कई तरह की तैयारियां करती दिख रही है, जहां पर विशेष रणनीति भी लगातार बीजेपी की ओर से देखने को मिलती है, जहां पर इस बार ये भी बात सामने आ रही है कि महिलाओं और युवा वोटरों को लुभाने के लिए कहीं ना कहीं विशेष रणनीति का जो है तैयार कर सकती है बीजेपी। बहुत शुक्रिया भरत आपका अतिरिक्त जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी लगातार कोई ना कोई तैयारी कर रही है, और वहीं अब समय बहुत कम रह गया है और लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उससे पहले बीजेपी कई तरह की तैयारियां करते दिख रही है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको वाराणसी से बता दें, जहां पर ज्ञानवापी मामले में आज आएगा अहम फैसला। वजू खाने को लेकर मुस्लिम पक्ष ने जताई थी आपत्ति। वजू खाने को लेकर मुस्लिम पक्ष ने जताई थी आपत्ति। सर्वे रिपोर्ट जारी करने को लेकर होगा अहम फैसला। एएसआई ने भी जिला कोर्ट से मांगा था 4 हफ्ते का समय। खबर वाराणसी से बता दें, जहां पर ज्ञानवापी मामले में आज आएगा अहम फैसला। वजू खाने को लेकर मुस्लिम पक्ष ने जताई थी आपत्ति। सर्वे रिपोर्ट जारी करने को लेकर आज अहम फैसला सुनाया जाएगा। इसी खबर पर अतिरिक्त जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विक्की डे जुड़े हुए हैं। विक्की, देखा जाए तो वजू खाने को लेकर आज अहम फैसला आ सकता है, जहां पर मुस्लिम पक्ष ने एक आपत्ति जताई थी। आखिर क्या पूरा मामला है जिसको लेकर आज फैसला सुनाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि एएसआई सर्वे की जो रिपोर्ट है सार्वजनिक करने को लेकर अभी तक जो मेरी जानकारी है उसको सार्वजनिक करने के लेके आदेश आ सकता है। आज इसी का फैसला आना है। तो आपको बता दें, बुधवार को जो है जिला जज की अदालत में के विश्वेश की अदालत में दोनों पक्षों को सुना गया था और उसके बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया था, जिसपे आप कल भी सुनवाई इसकी थी, लेकिन कल जो है जिला जज द्वारा आदेश टाइप न होने का हवाला देते हुए आज की तारीख नियत की गई। और आज जबकि शनिवार है और आज दोपहर 2-2:30 बजे जो इसकी सुनवाई है और संभवतः आज आदेश आना तय है कि इसको सार्वजनिक किया जाए कि न किया जाए। तो ये जिला अदालत द्वारा देखा जाएगा कि आज क्या कुछ होता है, क्योंकि आपको बता दें दोनों ही पक्ष, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष, दोनों ही पक्ष ने वो सर्वे की रिपोर्ट जो है, एक हिंदू पक्ष ने हार्ड कॉपी मांगी है तो मुस्लिम पक्ष ने ईमेल पर मांगी है। तो दोनों ही पक्षों ने एक कॉपी मांगी है और आज जबकि शनिवार है दोपहर 2:30 बजे जो इसकी सुनवाई है, संभवतः आज सार्वजनिक किया जाना आदेश जो इस पे आना है, संभवतः यह आदेश आ जाएगा। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जैसे कि आपने भी जानकारी दी कि करीब 2:30 बजे तक इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। वहीं सार्वजनिक करने रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लेकर के सुनवाई होगी। बहुत शुक्रिया विकी आपका अतिरिक्त जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने वजू खाने को लेकर आपत्ति जताई थी, जिस पर आज अहम फैसला सुनाया जाएगा। जिला कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय एएसआई ने मांगा था जिला कोर्ट से, जिसके बाद आज इस पर अहम फैसला सुनाया जाएगा। बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी का आज लखनऊ दौरा। यूपी जोड़ो यात्रा में होंगे शामिल अविनाश पांडे। अविनाश पांडे को बनाया गया है यूपी का प्रभारी। आज से यूपी की नब्ज टटोलेंगे यूपी प्रभारी अविनाश पांडे। यूपी जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे अविनाश। अविनाश पांडे को बनाया गया है यूपी का प्रभारी। आज से यूपी की नब्ज टटोलेंगे यूपी प्रभारी। अविनाश पांडे को बनाया गया है यूपी का प्रभारी। आज से यूपी की नब्ज टटोलेंगे यूपी प्रभारी। प्रियंका गांधी के यूपी प्रभारी का पद छोड़ने के बाद बनाए गए हैं यूपी प्रभारी। अविनाश पांडे को बनाया गया है यूपी प्रभारी। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी का लखनऊ दौरा आज। अविनाश पांडे को बनाया गया है यूपी का प्रभारी। राजधानी लखनऊ से खबर बता दें, जहां पर एफआई हॉस्पिटल के ध्वस्तीकरण पर लगी रोक। हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह के लिए ध्वस्तीकरण पर लगाया रोक। बता दें कि हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह के लिए ध्वस्तीकरण पर लगाया है रोक।
लखनऊ मंडलायुक्त के यहां निस्तारण के लिए भेजा गया। एफआई हॉस्पिटल के ध्वस्तीकरण पर लगी है रोक। लखनऊ मंडलायुक्त के यहां निस्तारण के लिए भेजा गया। 2 सप्ताह में मामले के निस्तारण का दिया जाएगा आदेश। हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह के लिए ध्वस्तीकरण पर लगाई है रोक। लखनऊ मंडलायुक्त के यहां निस्तारण के लिए भेजा गया। आपको बता दें कि 2 सप्ताह में मामले के निस्तारण के आए हैं आदेश। एफआई हॉस्पिटल के ध्वस्तीकरण पर लगी रोक। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां पर हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह के लिए ध्वस्तीकरण पर रोक लगाया है। लखनऊ मंडलायुक्त के यहां निस्तारण के लिए भेजा गया। 2 सप्ताह में मामले के निस्तारण के आदेश दिए गए हैं। एफआई हॉस्पिटल के ध्वस्तीकरण पर लगी रोक। इसी खबर पर अतिरिक्त जानकारी के लिए राजधानी लखनऊ से रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, देखा जाए तो जिस तरीके से हाईकोर्ट ने करीब 2 सप्ताह के लिए ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पर रोक लगाया है, वहीं लखनऊ मंडलायुक्त के पास इस मामले को निस्तारण के लिए भेजा गया है। क्या कुछ अतिरिक्त जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए बड़े जोर शोर से कार्यवाही चल रही थी। दरअसल एफआई बिल्डर जो था वो उत्तर प्रदेश में जो माफिया है मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर बताया जा रहा था। और इस पर आरोप था कि इसने बिना जो मानचित्र स्वीकृत कराया, इसने अवैध निर्माण कराया है हॉस्पिटल का। उसको कल तोड़ने पहुंची थी लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम और काफी हद तक जो है उस पर के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही भी हुई थी। लेकिन उसमें बड़ी और महत्वपूर्ण नई अपडेट ये है कि जो माननीय उच्च न्यायालय जो इलाहाबाद है उसकी लखनऊ खंडपीठ ने इस पूरे मामले में 2 हफ्ते का समय दिया है, रोक लगा दी है। 2 हफ्ते तक अब ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नहीं होगी और पूरे मामले को जो मंडलायुक्त लखनऊ है रोशन जैकब, उनको भेजा है और उनको इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि 2 हफ्तों के लिए जो एफआई बिल्डर है उनको राहत दी गई है उच्च न्यायालय की तरफ से। अब जो लखनऊ की मंडलायुक्त है रोशन जैकब, वो इस मामले को देखेंगी और उसके बाद जो है 2 हफ्ते बाद इसमें जो कार्यवाही है वो आगे बढ़नी है या नहीं वो तय होगी। जी बिल्कुल। साथ ही मनीष जी, देखा जाए तो जिस तरीके से हाईकोर्ट के आदेश के बाद ध्वस्तीकरण की कार्यवाही रुकी है और पूरा मामला लखनऊ मंडलायुक्त के पास भेजा गया है, तो कहीं ना कहीं यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एफआई हॉस्पिटल को राहत मिल सकती है। देखिए, एफआई हॉस्पिटल को राहत तो 2 हफ्तों को मिल ही गई है, लेकिन ये राहत कब तक, कितने दिनों तक और कायम रहेगी ये कह पाना मुश्किल है। क्योंकि लगातार जो भी लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्यवाहियां हो रही हैं आजकल, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जो लखनऊ में जो कुकरेल नाले के सामने जो अतिक्रमण लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से हटाया जा रहा था, जो अवैध बस्ती थी, उसे तोड़ने में जब लखनऊ विकास के प्राधिकरण के अफसर लगे तो उसके बाद वहां भी उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया था। वहां पर भी उन्हें वक्त दिया था और इस पूरे मामले को फिर से परीक्षण करने के लिए कहा था। उसी तरीके से अब एफआई बिल्डर का मामला है, यहाँ पर भी एक तरह से फिर इसमें उच्च न्यायालय के लिए ने रोक लगा दी है। तो जाहिर तौर पर कुछ फौरी तौर पर इसे कह सकते हैं कि राहत बिल्डर के लिए है। हालांकि अब आगे की जो स्थितियां होगी कह पाना मुश्किल होगा कि आगे ये कार्यवाही रुकेगी या 1 हफ्ते बाद फिर ये कार्यवाही आगे बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर कह सकते हैं कि 2 हफ्तों की राहत तो मिल गई है। अब इन 2 हफ्तों में कौन सा कानूनी पहलू निकल के सामने आता है, किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं अफसर, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका अतिरिक्त जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से एफआई हॉस्पिटल का मामले पर हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पर रोक लगाई है, 2 हफ्ते तक की रोक एफआई हॉस्पिटल के ध्वस्तीकरण पर लगाई गई है, तो कहीं ना कहीं एफआई हॉस्पिटल को 2 हफ्तों की राहत मिलती नजर आ रही है। वहीं पूरा मामला लखनऊ मंडलायुक्त के पास भी निस्तारण के लिए भेजा गया है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ गए हैं। अब बात करेंगे रामोत्सव की, जहां पर 16 जनवरी से शुरू होंगे प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान। रामलला को 18 जनवरी का गर्भगृह में प्रवेश कराया जाएगा। रामलला का 18 जनवरी को होगा गर्भगृह में प्रवेश। 3 विग्रह में एक विग्रह को किया गया है फाइनल। 2 नवीन विग्रहों की एक साथ होगी प्राण प्रतिष्ठा। पाषाण खंड के साथ ही रजत विग्रह भी होगा प्रतिष्ठित। 3 विग्रह में एक विग्रह को किया गया है फाइनल। 2 नवीन विग्रहों की एक साथ की जाएगी प्राण प्रतिष्ठा। पाषाण खंड के साथ ही रजत विग्रह भी होगा प्रतिष्ठित। खबर रामनगरी अयोध्या से, जहां पर 16 जनवरी से शुरू होंगे प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान। रामलला का 18 जनवरी को होगा गर्भगृह में प्रवेश। 3 विग्रह में एक विग्रह को किया गया है फाइनल। 2 नवीन विग्रहों की एक साथ की जाएगी प्राण प्रतिष्ठा। रामलला का 18 जनवरी को होगा गर्भगृह में प्रवेश। वहीं श्यामल रामलला की मूर्ति का होगा प्राण प्रतिष्ठा। रामलला की मूर्ति को लेकर चंपत राय का बड़ा बयान आया सामने। रामलला की मूर्ति को लेकर चंपत राय का बड़ा बयान आया सामने, जिसमें उन्होंने कहा कि विष्णु के अवतार है 5 वर्षीय रामलला। 1.5 टन की होगी रामलला की मूर्ति। 3 मूर्तिकारों ने बनाई 3 थी मूर्तियां। 51 इंच ऊंची होगी रामलला की मूर्ति। वहीं 16 जनवरी से प्रारंभ किया जाएगा प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान। 18 जनवरी को गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे रामलला। श्यामल रामलला की मूर्ति का होगा प्राण प्रतिष्ठा। रामलला की मूर्ति को लेकर चंपत राय का बड़ा बयान। चंपत राय ने कहा कि विष्णु के अवतार है 5 वर्षीय रामलला। 1.5 टन की मूर्ति रामलला की होगी। 3 मूर्तिकारों ने बनाई 3 मूर्तियां। रामनगरी अयोध्या में जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आ रही है, राम मंदिर का काम तेजी से किया जा रहा है। इस तरह पूरे भारत में, पूरे विश्व में राम में वातावरण परिवर्तित होता जा रहा है। राम में बनाने के लिए हर आदमी अलग अलग तरीके से कार्य करना चाह रहा है। बहुत से लोग खेल के माध्यम से राम के प्रति छोटे बच्चों में भी भावना जगाना चाहते हैं। ये लूडो की तरह का खेल है। इस खेल में भगवान राम के रामायण पर आधारित सभी पात्रों को दर्शाया गया है। इनका कहना है कि बच्चों में भी मोबाइल के जगह पर अब लोग परिवार के बीच बैठ करके खेल खेलेंगे तो राम में वातावरण बना रहेगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उससे पहले तमाम ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिससे राममय वातावरण बनाया जा सके। सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरे विदेश में ही इस प्रकार की कोशिशें की जा रही हैं, जहां पर बच्चों में भी राममय वातावरण बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। सुबह बाल पानी आपको कार्ड मिलेगा। ये कार्ड आपका वहाँ पे रख दिया आपको। एक
और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम लगातार बने हुए हैं अयोध्या की खबरों पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता देते हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी कमर कस ली है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तेज। प्राण प्रतिष्ठा से पहले स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर। प्रदेश भर के डॉक्टर व फार्मासिस्टों की लगी ड्यूटी। अयोध्या में चिकित्सकों की कमी को देखते हुए लिया गया फैसला। प्रदेश के 7 जिलों से 75 फार्मासिस्टों की ड्यूटी लगाई गई। विभिन्न जिले से 100 से अधिक चिकित्सकों की लिस्ट हुई है तैयार। समीक्षा बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए थे निर्देश। कुंभ की तर्ज पर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी करने के दिए थे निर्देश। कुंभ के तर्ज पर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी करने के निर्देश डिप्टी सीएम ने दिए थे। रायबरेली से 15, उन्नाव से 12 फार्मासिस्ट की लगी ड्यूटी। लखनऊ, सीतापुर, हरदोई के 10-10 फार्मासिस्ट की लगाई गई ड्यूटी। वहीं बता दें कि पुलिस कर्मियों के लिए जारी हुआ आदेश। 22 जनवरी को ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों के लिए जारी हुआ आदेश। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों के लिए जारी हुआ आदेश। जहां ड्यूटी पर लगे जवान नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे स्मार्टफोन। फोन इस्तेमाल से ड्यूटी पर नहीं दे पाते हैं ध्यान। कुछ इस प्रकार से एसडीजी का बयान भी आया है सामने, जहां पर उन्होंने कहा कि फोन इस्तेमाल से ड्यूटी पर नहीं दे पाते हैं ध्यान। जानकारी आपको बता दें, जहां पर 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है, उससे पहले कई तरह की तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें ड्यूटी पॉइंट पर लगे पुलिस कर्मियों को हिदायत दी गई है। वहीं एसडीजी ने कहा कि महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई जाएगी सुरक्षा ड्यूटी। पुलिस कर्मियों के लिए जारी हुआ है आदेश, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन तैनात पुलिसकर्मी फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मी। ड्यूटी पर लगे जवान नहीं कर सकेंगे स्मार्टफोन का इस्तेमाल। फोन इस्तेमाल से ड्यूटी पर नहीं दे पाते हैं ध्यान। कुछ इस प्रकार से एसडीजी ने कहा कि फोन इस्तेमाल से ड्यूटी पर नहीं दे पाते हैं ध्यान। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है, जिसको लेकर पहले से ही तैयारियां की जा रही हैं। इसी को देखते हुए ड्यूटी पॉइंट पर लगे पुलिस कर्मियों को हिदायत दी गई है। तो इसी खबर पर अतिरिक्त जानकारी के लिए अयोध्या से संवाददाता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। आरपी, देखा जाए तो जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा तारीख नजदीक आ रही है और साथ ही 15 जनवरी के आसपास से प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम जितने भी हैं उनकी शुरुआत कर दी जाएगी, और उससे पहले एक आदेश भी आया है जहां पर पुलिसकर्मी जो है वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्या कुछ जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे? जी, आपको बताना चाहेंगे, यहाँ एडीजी जोन जो है 1 हफ्ते से डेरा डाले हुए हैं और हमेशा समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जगह जगह पे निगरानी कर रहे हैं, कहीं कोई चूक ना हो उसकी व्यवस्था में। कल पीयू मीडिया जी आए थे, हम लोग से मुलाकात भी की है, तो कहीं कहीं रामनगरी को ऐतिहासिक बनाने के लिए, यहाँ प्रशासन व्यवस्था को चार चौबंद बनाने के लिए कहीं कहीं प्रशासन को जो है बहुत बड़ी चुनौती है रामनगरी अयोध्या के लिए। तो उसके को ध्यान में रखते हुए यहाँ प्रशासन पहले से डेरा डाले हुए हैं, हर चप्पे चप्पे पे निगरानी कर रहा है कि कहीं पे कोई चूक ना हो, कोई व्यवस्था में कोई निगरानी ना हो। इसीलिए कहा मोबाइल का कार्य जो यहाँ का जो विभाग था, या पुलिस विभाग कहिए या और विभाग, जो मोबाइल चलाते रहते थे, बैठे रहते, ध्यान न देते थे, तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने इसे चार चौबंद व्यवस्था ध्यान में रखने के लिए इसको जो कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास किया है कि जो मोबाइल न चलाई जाए, स्विच ऑफ कर दी जाए जब तक ड्यूटी रहे, तब तक उसका एरिया निर्धारित किया गया, जैसे जन्मभूमि पथ हो, कुछ भी जितने रोड है उसमें भी हो, और जन्मभूमि की जो येलो जोन, रेड जोन है उसमें भी मोबाइल चलाने का कार्य न करे, और इसलिए उसको रोका गया है। कहीं ना कहीं यहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से कोई दिक्कत ना आवे, क्योंकि अयोध्या हाईटेक है इस समय और सबकी निगाहें इसमें, तो सुरक्षा के लेकर के यहाँ पे व्यवस्थाएं बहुत सुचारू रूप से की गई है। और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी को लेकर के प्रशासन को बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पे रोड शो भी होगा,
पूरा कार्यक्रम होगा, नगर भ्रमण होगा, तो कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या को ऐतिहासिक बनाने के लिए जो प्रशासन अमला है पहले से जुटा हुआ है, यहाँ पे पूरी तैयारी कर रहा है। और जैसे जैसे रही बात मूर्ति की, तो जो वो मूर्ति जो चुनी गई है वो भव्य दिव्य मूर्ति होगी, क्योंकि चंपत राय ने ये बताया कि आप देख नहीं पाएंगे भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम है, तो कहीं ना कहीं जो बाल अवस्था की मूर्ति होगी वो ऐसी होगी, अलौकिक होगी कि आप खड़े रहेंगे, देखते रह जाएंगे और वहां से आने का मन नहीं कहेगा और उसी में अब डूब जाएंगे। तो वो राम की नगरी अयोध्या के पूरे विश्व को एक ऐतिहासिक बनाने के लिए, पूरी आकर्षित करने का केंद्र जो रामनगरी अयोध्या को बनाया जा रहा है, उसी की तैयारी में यहाँ पे टेस्ट जुटा हुआ है, यहाँ पे व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है कि कहीं कोर कसर न छोड़ी जाए रामनगरी अयोध्या को। जी बिल्कुल। और साथ ही आरपी देखा जाए तो जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा समारोह नजदीक आ रहा है, उससे पहले कई तरह की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं डिप्टी सीएम ने भी आदेश दिए हैं कि कुंभ की तर्ज पर चिकित्सकों की तैनाती रामनगरी अयोध्या में की जाए और कई चिकित्सक और फार्मासिस्ट भी तैनात किए गए हैं प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान। उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बताते चले कि जैसे रामनगरी अयोध्या ऐतिहासिक पलों से यहाँ पे लोग 1.5 से 2 लाख लोग वैसे आ रहे हैं, और जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उस समय जो है भगवान राम को दूध से अच्छत से सबसे नहलाया जाएगा, नगर भ्रमण कराया जाएगा। जो यहाँ भीड़ होगी या फिर कोई जो दिक्कत है, क्योंकि ठंडी भी चल रही है या ठंड भी बहुत तेज है, तो उसको भी देखते हुए यहाँ पे जो है डॉक्टरों की सुविधा दिक्कत ना हो, पहले से ही जो जितने अस्पताल है उसको खाली कराए जा रहे हैं। बता दिए गए कि भर्ती नहीं किए जाएंगे और कुछ ऐसे जो पब्लिक के लिए रखे जाएंगे, इसीलिए उसकी व्यवस्थाओं को देखते हुए यहाँ पे जितने डॉक्टरों को बढ़ाया गया है कि यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, कोई कठिनाई ना हो। जो यहाँ के राम भक्त आएंगे उनको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि 500 वर्षों की तपस्या है लोगों की, वो साकार हो जाए। हर आदमी साक्षी बनना चाहता है रामनगरी अयोध्या में, हर आदमी आना चाहता है। उसके मन में यही जिज्ञासा कि कब हम अयोध्या पहुंचे और यहाँ पे भगवान राम के हर पल में साक्षी बने, दर्शन पूजन करें। और यहाँ का, क्योंकि हर आदमी यही चाहता है कि हम कितना जल्दी रामनगरी अयोध्या में आए और दर्शन पूजन करें। तो यहाँ पे जो न ठंड का कोई असर है, न यहाँ पे हर आदमी में एक नया आक्रोश है, नया जन व्याप्त है कि वो पैदल चल करके दुकानों 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आकर के दर्शन करता है, पांव चलता है। तो कहीं कहीं रामनगरी अयोध्या पूरी राममय में व्याप्त हुई। आप यहाँ आएंगे, हर जगह जगह पे राम के ही चित्रों को दर्शाया गया है, राम के ही पात्रों को दर्शाया गया। बिल्कुल आरपी, देखा जाए तो कई तरह की तैयारियां रामनगरी अयोध्या में की जा रही है। वहीं जैसा कि अभी डिप्टी सीएम ने भी आदेश दिए हैं कि चिकित्सकों की तैनाती भी की जाए, जिससे लोगों को परेशानी की समस्या का ना सामना करना पड़े, और चिकित्सक और फार्मासिस्ट की तैनाती की गई है। साथ ही आरपी ये भी जानना चाहेंगे कि क्या जो एम्बुलेंस है उनकी गाड़ियों में भी बढ़ोतरी की गई है? जी, आपको बताते चले कि एम्बुलेंस जितने अगल बगल जिले के हैं, मान लो वहां पे ज्यादा है, वहां से बुलाई जाए, कुल लखनऊ से बुला लेंगे। यहाँ पे प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये विश्व पटल का मामला है, विश्व की निगाहें यहाँ पे डटी हुई है। यहाँ प्रशासन नहीं चाहता कि कोई भी, और जिसका खुद निगरानी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, वहां पे कोई कोर कसर का संभावना है ही नहीं। बिल्कुल, देखा जाए तो जब खुद ही प्रदेश के मुखिया इस कार्यक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं, अधिकारियों से लगातार पल पल के अपडेट्स ले रहे हैं, तो जाहिर तौर पर कोई ना कोई चूक रह जाने की कोई संभावना नहीं रह जाती है। बहुत शुक्रिया आरपी आपका अतिरिक्त जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा तारीख नजदीक आ रही है, उससे पहले कई तरह की तैयारियां की जा रही है रामनगरी अयोध्या में, और किसी भी तैयारी में किसी प्रकार की कोई चूक ना रह जाए, इसका भी खास ध्यान रखा जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।